बायोलॉजी की क्लास है। बायोलॉजी मैंने कल पूरा इतिहास आपको, मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत एक ही क्लास में मेन जिसको पूरा नहीं पढ़ना, जरूरी चीजें, कमजोर बच्चे तो उतना देख लो 1.5 घंटे में पूरा। ऐसे ही आज मैं आपको बायोलॉजी की क्लास लेकर आया हूं। अभी तक जितना पढ़ा है रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन क्लास है। विस्तार से सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लासेस में। इसमें कम विस्तार, बिल्कुल शॉर्ट पढ़ा दूंगा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी किसी भी चीज को डीप में पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, क्लास देखना है पुरानी वाली। चलिए चालू करते हैं। चलो बेटा, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी जो शब्द बना है किससे बना है, बायो प्लस लॉगोस। तो ये सब नहीं आता बायोलॉजी किससे मिलकर बना है, कहां का शब्द, ये सब फालतू चीजें नहीं आती। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु, ठीक है। द फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। इसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं, मालूम। अब धीरे धीरे इंजन गर्म होगा तो अपन स्पीड पकड़ लेंगे, अभी शुरुआत में थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा मैं। भाई जीव विज्ञान जो है इसकी 2 शाखाएं, कितनी शाखाएं, 2। एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान, ठीक है। तो बेटा जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, और पादप विज्ञान को हम बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु, लेकिन पादप विज्ञान के जो जनक है वो थियोफेटस। थियोफेटस। बेटा एक बात और ध्यान रखना, जंतु विज्ञान के विषय में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है। जो अरस्तु हैं इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिया एनामेलिया, इनकी किताब पूछी जाती है, हिस्टोरिया एनामेलिया। इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। बेटा इस हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की किताब में उन्होंने कितने पौधों का, 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 भाग है, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु, पादप विज्ञान के थियोफेटस। थियोफेटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनामेलिया। शुरुआत करते हैं हम बायोलॉजी से। तो सबसे पहले बायोलॉजी में हम जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं। कौन सा विज्ञान पढ़ रहे हैं, जंतु, पादप विज्ञान नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जंतु विज्ञान में जैसे हम क्या है, जंतु। जंतु किसे कहते हैं, जिनमें सेल हो, कोशिका हो, ठीक है। कोशिका कैसे बनती है, प्रोटीन से। तो सबसे पहले प्रोटीन पढ़ना चाहिए। प्रोटीन किस में आता है, खाद्य पदार्थ में। तो जो खाद्य पदार्थ है हम वो पढ़ेंगे। तो खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब आते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के विषय में मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, तो आपको कुछ सवाल याद रखना है। संपूर्ण नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1। आगे आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट के विषय में। भाई जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बेटा, ऊर्जा। इट प्रोवाइड एनर्जी, ओके। तो ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर ये कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके 1 ग्राम अणु में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे ना, रिवीजन क्लास है, ये मत सोचना भैया आज आगे पढ़ना था, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है रिवीजन से, ये चीज ध्यान रखना। जितनी बार रिवीजन होगा ना उतना ज्यादा आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी, ठीक है। चलो देखो इधर, तो 1 ग्राम अणु में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है बेटा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसे ध्यान से समझिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3, ठीक है। कितने प्रकार के, 3। एक कौन सा बेटा, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा कौन सा बेटा, ओलिगोसेकेराइड, कौन सा, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा कौन सा, पॉलीसेकेराइड, कौन सा सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब यहां पर एक बात सुनो, मोनोसेकेराइड के बारे में हम बात करें तो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल होते हैं GFG, पढ़ा चुका हूं, GFG। बेटा जी से याद रखना है ग्लूकोज, क्या याद रखना है, ग्लूकोज। F से फ्रक्टोज, F से फ्रक्टोज। G से गैलेक्टोज, G से गैलेक्टोज, आया ना। अब एक बात और सुनिए कि अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो बनेगा सुक्रोज। क्या बनेगा, सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही मिलेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज। क्या बनेगा, माल्टोज। और ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिलेगा तो क्या होगा, लैक्टोज। क्या होगा बेटा, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझिए। ग्लूकोज के विषय में बात करें तो बेटा ये अंगूर के रस में पाया जाता है। कौन से रस में पाया जाता है, अंगूर।
फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है? फलों के रस। किसमें पाया जाता है? फलों। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है बेटा? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और गैलेक्टोज स्वतंत्र रूप से नहीं रहता क्योंकि ये लैक्टोज में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज की बात करें तो ये पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है? ये गन्ने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गन्ने में। माल्टोज किसमें? चावल। और लैक्टोज किसमें? दूध। लैक्टोज किसमें बेटा? दूध। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब एक जरूरी चीज और ध्यान रखना है कि भाई सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। लेकिन एक सवाल बनता है बेटा कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे मीठी मानव निर्मित शर्करा या कृत्रिम शर्करा, ठीक है, इसे हम कहेंगे सैकरीन। क्या कहेंगे? सैकरीन। देखो ये मनुष्यों ने क्यों बनाई, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या गन्ने की कमी पड़ गई है? देखो सैकरीन मानव निर्मित शर्करा है, इससे हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती लेकिन स्वाद में मीठी होती है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, जिनको शुगर वगैरह होता है, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर एक ही नाम है। और एक और चीज यहां से ध्यान रखना, शुगर, डायबिटीज या मधुमेह, तीनों को टीके की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट। बेटिंग एवं किसने की थी बेटा? बेटिंग एवं बेस्ट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखना कि सैकरीन कितनी मीठी होती है सर? चीनी से कितने गुना? चीनी से 550 गुना मीठी होती है। कौन होती है? सैकरीन। कौन होती है? बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? चलो आगे चलें। चलिए भाई, तो ये क्या पढ़ा हमने भाई? कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर एक चीज बचती है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड को। देखो यहां पॉलीसैकेराइड को देखिए। पॉलीसैकेराइड के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें एक ग्लाइकोजन आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। और क्या मिलेगा? सेल्यूलोज। ये तीन मुख्यता से मिलेंगे। और भी मिलता है काइटिन वगैरह, जो कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है ना। ध्यान रखना, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? काइटिन। किससे बनती है? काइटिन। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोजन। चलिए अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? ग्लाइकोजन। ठीक है बेटा, विशेष सवाल है जो पेपर में पूछे ही जाते हैं, वो पढ़ा रहा हूं, जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है इंसुलिन। सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन फिर से एक बार अपन प्रयास करते हैं समझने का। देखिए ये आपके शरीर में अमाशय है, जिसे हम स्टमक कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर कौन होता है? लीवर। और इसके जस्ट नीचे एक पत्ती जैसे संरचना होती है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं बेटा? अग्नाशय। अच्छा, इनके विषय में ध्यान रखना, ये एक मिश्रित ग्लैंड है या मिश्रित ग्रंथि है। ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि बेटा यहां से देखो हार्मोन भी निकलता है, और एंजाइम भी निकलता है। हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम, इसलिए कैसी ग्रंथि है मेरे बच्चे? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब यहां पर एक बात सुनो ध्यान से कि जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज का मतलब शुगर, सैकेराइड। ठीक है, इसकी मात्रा, आप चावल खाओ, गेहूं खाओ, कुछ भी खाओगे ना, तो आखिरी में जाके आपको ग्लूकोज ही मिलना है आपकी बॉडी में। खासकर गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये जो रोटी वगैरह खाते हो ना आप, तो इनमें आपको आखिरी में शुगर ही मिलेगा शरीर में। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में जब शुगर होता है ना बॉडी में, तो ये शुगर कहाँ चला जाता है? लीवर में। और शुगर जैसे हम ग्लूकोज कहते हैं, लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये हमारे शरीर में छोटे छोटे भागों में, छोटी आंत में टूटता है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज किस में चेंज होता है? ग्लाइकोजन। तो करता कौन है? मिश्रित ग्रंथि, जिसका नाम क्या है? अग्नाशय। कैसे करती है अग्नाशय? क्योंकि अग्नाशय की बीटा सेल्स में, कौन सी सेल्स में मेरे बच्चे? अग्नाशय की बीटा सेल्स में, इसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? इंसुलिन। क्या पाया जाता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन। अच्छा, ऐसा ना करें तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? शुगर। विस्तार से समझा चुका हूं डेमो क्लास में, पाचन तंत्र। ठीक है, तो हमें शुगर हो जाएगा। अब ग्लाइकोजन के बाद एक और याद रखना कि जब अगर इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करना है तो कौन करेगा? तो वो याद रखना, ग्लूकेनॉन। ग्लूकेनॉन क्या है बेटा? ये एक हार्मोन है। ये अग्नाशय की अल्फा कोशिका में होता है, बीटा कोशिका में इंसुलिन होता है। अच्छा, ये क्या जो ग्लूकेनॉन मैंने आपको बताया कि ग्लूकेनॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं भूखा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये एनर्जी किससे आ रही है? इसी से आ रही है। ठीक है, जो स्टोर है ना, इसी से आ रही है। लेकिन ग्लाइकोजन किस में चेंज हो रहा है? ग्लूकोज। तो कौन सा हार्मोन कर रहा है?
ठीक है। इसके लिए आपको जस्ता खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है? जस्ता, जस्ता जिंक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंसुलिन किसका बनता है? जस्ता, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ग्लाइकोजन देख लिया। अब उसके बाद हमने स्टार्च देखा था क्या? हाँ, तो स्टार्च क्या होता है सुनिए। स्टार्च आलू वगैरह में पाया जाता है, और पेड़ पौधे जो रहते हैं ना, पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संरक्षित करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों की जड़ों में उनका जो भोजन स्टोर होता है ना, उसे हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की जड़ें जड़ी बूटियां बनती हैं, उससे दवाइयां बनती हैं, है ना, पेड़ पौधों की जड़ों से। तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें, स्टार्च में बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। स्टार्च, तो पेड़ पौधे अपना भोजन किसके रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च। किसके रूप में? स्टार्च, ठीक है। आपको बोलते रहना है, क्योंकि ये प्रश्न सीधे एग्जाम में आते हैं, वो बता रहा हूं आपको। डीपली पढ़ाया है, संभावना है आ जाए, संभावना नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चल, तो स्टार्च के बाद आपको अगला मैंने क्या बताया था बेटा? एक और, हाँ, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज को देखिए। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज पादप कोशिका का मृत भाग होता है। ये पादप की कोशिका है, इसके बाहर सेल्यूलोज की एक कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या करता है बेटा? कोशिका भित्ति बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? कोशिका भित्ति, ठीक है। तो पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज, ध्यान, सेल वॉल जिसे हम बोलते हैं, किसकी बनती है? ठीक है, सेल्यूलोज। और सर सेल्यूलोज और क्या करता है सर? पेड़ पौधों को कठोर बनाता है। क्या बनाता है? पेड़ पौधों को कठोर। चलिए आगे चलते हैं। सेल्यूलोज के बाद और कुछ पढ़ना है क्या अपने को? नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये हमें क्या देते हैं? ऊर्जा। क्या देते हैं? ऊर्जा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है। हाँ, फार्मूला क्या होता है? 1:2:1। 1:, बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? प्रोटीन। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन। अब प्रोटीन को समझिए, प्रोटीन क्या होता है भाई? प्रोटीन के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पढ़ाई देता हूँ यार। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। देखिए, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है वो कौन बनाता है? प्रोटीन। या कोशिका किससे बनती है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर की कोशिका बनेगी ही नहीं। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर की कोशिका बनेगी ही नहीं। तो क्या हमारा शरीर डेवलप होगा? नहीं होगा। तो हमारे शरीर में कोशिका बनेगी किससे? प्रोटीन से। और प्रोटीन खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिका का निर्माण करता है। अगर कोशिका में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो प्रोटीन उस कोशिका की मरम्मत भी करता है, ठीक है। क्या ये हमें एनर्जी देता है? हाँ, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। कितने किलो कैलोरी? 4.5 किलो कैलोरी। यस और नो? ठीक है। तो प्रोटीन हमें एनर्जी भी देता है। और क्या करता है सर प्रोटीन? सर देखो, प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसे हम क्वासियोर करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वासियोर। प्रोटीन कमी से कौन सा रोग? क्वासियोर। और कौन सा रोग होता है? मरासम। और कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोर का और मरासम। ये दोनों बच्चे में ही होते हैं, ठीक है, 1 से 2 साल तक, 5 से 6 साल तक, ठीक है। तो ये क्वासियोरकर और मरासमस रोग होते हैं। हमारे जीर्ण कोशिकाओं की मरम्मत करता है। हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें 10 हमारा शरीर खुद बनाता है और 10 प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं प्रोटीन। मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो वो सब नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि 10 जो प्रोटीन हमारे शरीर में है तो बनते हैं जो है वो आवश्यक है या अनावश्यक? तो वो अनावश्यक। आवश्यक प्रोटीन 10 प्रोटीन होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। और हम कई प्रकार के प्रोटीन लेते हैं यार। देखो, मैं आपसे बोलूं, जैसे हमारी आंखों में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन। ऑप्शन होता है कि नहीं? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग स्रोतों से खाते हैं। जल्दी बताइए, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन नाम दिया था जिसने? हाँ, शाबाश, बर्जीलियस, ठीक है। चल आगे चले। अरे आगे चले। प्रोटीन के बाद हमें देखना है वसा। क्या देखना है? वसा। वसा कितने प्रकार की होती है? 2। एक कौन सा बेटा? जंतु। और एक कौन सा? पादप। अगर मैं आपसे बात करूं, अब हम जो घी खाते हैं वो किससे प्राप्त होता है? जंतु। अच्छा, हम जो सोयाबीन का तेल खाते हैं वो किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन का तेल, रिफाइंड सोयाबीन का तेल या सरसों का तेल जो हम खाते हैं वो पादपों से प्राप्त होता है। तो ये फैट है एक प्रकार का। क्या है? फैट। फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। कौन सा वाला फैट बुरा है? ये वाला, क्योंकि ये हमारी त्वचा के नीचे परत बनाकर जम जाता है,
ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन मैंने क्या बताया था, सोयाबीन। उसके बाद दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो मूंग की दाल होती है उसमें मांस से 10 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिए, अगर आप मांसाहारी नहीं हो। अच्छा, बहुत सारे मेरे एक मित्र है जिसके बाल झड़ रहे हैं, बाल हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो पूरे खत्म हो गए उसके। तो मैंने उससे बोला भाई क्यों? अरे यार भाई अपन शाकाहारी हैं, मांस मटन खाते नहीं है, तो ये तो हो नहीं है। तो मैंने कहा भाई मांस मटन ऐसी एक भावना बन गई है कि मांस मटन खाओगे तो मजबूत, ये भावना बन गई है ना। तो और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इंडिया में, इस्लाम में तो सब खाते ही है, उसके बाद हिंदू सबसे ज्यादा खाता है इस चीज को, बहुत ज्यादा खाता है। आप देख लो नवरात्रि के दिनों में दुकानें ही बंद हो जाती है, मतलब दिखता ही नहीं है कि जो मांस मटन की दुकानें होती है ना, पूरी दिखता ही नहीं है, दुकान ही बंद हो जाती, कोई कराता नहीं है, बंद ही हो जाती है। क्योंकि हिंदू लोग हरे राम हरे कृष्णा, वो कृष्णा और राम वो देख नहीं रहे हैं कि आप यहाँ 4 दिन यहाँ पूजा करो, अगले दिन मुर्गा को पकड़ के काटो, इसको लेग पीस दोनों पैर डाल दो उसमें। भगवान को सब पता है, बहुत तेज है कि नहीं। भगवान बलि मांगता है क्या? नहीं मांगता भगवान बलि, ठीक है। चलो, तो वसा की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, वसा जिसे हम कहते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वसा से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण भी होता है। अच्छा, विटामिन डी पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। वसा हमारे शरीर में विटामिन डी का भी निर्माण करता है, ठीक है। आगे चलें, वसा के बारे में आगे बात करें तो वसा जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है, कोलेस्ट्रॉल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये इर्गिस्ट्रॉल में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? और इसी इर्गिस्ट्रॉल से क्या बनता है? विटामिन डी, जो किसके लिए अच्छा होता है? हमारी हड्डियों के लिए। हमारी हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? विटामिन डी। अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हड्डियां कमजोर होंगी, है कि नहीं, जिससे हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा, बच्चों में होता है ये रिकेट्स। और कौन सा रोग होगा? ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टिमलेशिया। और क्या होगा? ओस्टियोपोरोसिस। क्या हो सकता है बेटा? ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है कि नहीं। और क्या हो सकता है? बाउलेग, बाउलेग, ठीक है, बहुत सारे रोग है। अरे जांग की हड्डी का मुड़ जाना बाउलेग कहलाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछे कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन में इनमें से एक दे दे तो मार देना, कई सारे लोगों को नहीं पता है, ऐसा भी होता है, समझ रहे हो कि नहीं। वसा। अब फैट जो होता है, देखिए अब 20 डिग्री सेल्सियस पर या कमरे के तापमान पर जो ठोस अवस्था में रहे वो जंतु वसा है, वो जो द्रव अवस्था में रहे वो ये शरीर के लिए अच्छा होता है। अच्छा, जो जिनके शरीर में वसा होती है ना, उन्हें ठंड कम लगती है, तो ये ठंड से बचाती है, चोट लगने से भी बचाती है। अब जैसे मैं हूं और आप लोग हैं, अगर मैं गिर जाऊंगा ना तो मुझे मतलब चांस कम रहेंगे मेरे हड्डी टूटने, क्योंकि फैट है। लेकिन आप लोग गिर जाओगे पट्ट हो जाओगे भाई, खासकर कृष्ण गिर जाएगा तो तू तो कुछ नहीं बचेगा, है कि नहीं, सब पट से। अरे मैं बता रहा हूं आपको, ये हड्डियों को मजबूत भी करता है फैट, ठीक है। हमारे एक मित्र बस में जा रहे थे तो उसने बस वाले ने ब्रेक लगाए तो वो खड़ा था, ऐसा भीड़ ज्यादा थी, जाके ऐसा कुछ कर खड़ा था, तो बस से जाकर टकराया, तो वो बीच में जो खम्भे होते हैं ना बस के, वो उससे जाके उसका हाथ टकराया, भाई टूट गया उसका हाथ। पापा को, पापा तो क्या हो गया? बस में टकरा के तो आराम से टूट जाते हैं, ठीक है। और ठंड लगने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण भी करता है। हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण कौन करता है? वसा। अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाओगे मोटापा बढ़ेगा, तो इससे हृदय घात भी हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक। तो हार्ट पेशेंट, जो अधिकतर हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनमें हार्ट का जो समस्या है वो वसा के होने के कारण आती है, ठीक है। तो क्या वसा आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं के बराबर आवश्यक है, मतलब एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। खासकर लड़कियां ध्यान रखें, बहुत तेज मोटी होती है भाई। चल, वसा के बाद और क्या पढ़ना है? विटामिन। क्या पढ़ना है? चलो, विटामिन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक किसमें घुलनशील? जल में। एक किसमें घुलनशील? वसा। जल में घुलनशील और वसा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी, सी, पी। वसा में कौन? कीड़ा। वसा में कौन बेटा? ठीक है। चल, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किस विटामिन की? ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। चलिए, तो यहां पर हम कैसे पढ़ लेंगे इनको? ऐसे पढ़ लेंगे भैया, तुम यहां जाओ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। ए का नाम क्या है बेटा? रेटिनो। क्या नाम है? रेटिनो। इसे हम और क्या कहते हैं? एक्सेरोफाइटर। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? एक्सेरोफाइटर, ठीक है। अच्छा,
ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर। किसमें पाया जाता है? गाजर। ठीक है, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। अच्छा, ये किसके लिए अच्छा है? आंखों के। किसके लिए अच्छा है? आंख। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। और एक कौन सा होता है? जीरोथैलेमिया। कौन होता है? जीरोथैलेमिया। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एक रतौंधी और एक जीरोथैलेमिया। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये किसको पढ़ रहे हैं हम? रेटिनॉल। आंखों के लिए हमें बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये पके हुए फलों में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पके हुए फल। अच्छा, माँ के दूध में भी ये विटामिन पाया जाता है। किसके दूध में? माँ के दूध में भी ये विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन पढ़ लिया हमने? ए। अब पढ़ेंगे कौन सा विटामिन? बी। चलो, तो बी को हम नेक्स्ट स्लाइड पर ही पढ़ते हैं। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता क्या है यार? देखो, कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी दुकानें होती। आप इटारसी में जाएंगे, देखो गीतांजलि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आगे चल के अपन भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें नीचे लाइब्रेरी होगी, ऊपर कोचिंग होगी, उसके ऊपर एक शॉपिंग मॉल होगा, कुछ भी मतलब बड़ा बनाना है, कुछ बहुत बड़ा। हॉस्टल बना देंगे, गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे। बॉयज को हॉस्टल की जरूरत कहाँ? वो तो रेलवे पटरी के पास में सो जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर ही सो जाते हैं। चलिए, तो आगे चल के ऐसा है सपना, क्योंकि देखो अग्निवीर का रिजल्ट 100% देते हैं, 100% पेपर में। बच्चा अगर रह जाता है तो फिजिकल में रह जाता है। अपने मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ कोई अग्निवीर का पढ़ने आया हो, उसका पेपर नहीं निकला हो। आखिरी का 1 महीने भी रहता है एग्जाम के टाइम में, उतने में पेपर निकाल देते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि आगे चल के अपन ऐसा काम करेंगे कि दूर दराज से पूरे मतलब आएंगे बच्चे, हॉस्टल करेंगे, बढ़िया हॉस्टल में रहेंगे, उनको पढ़ाएंगे भी, दौड़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी। और बिना किसी पिलाएंगे मतलब क्या पिलाएंगे यार? पानी पिलाएंगे ना। और पैसे कब लेंगे? नौकरी लगने के बाद। ओरिजिनल प्रमोशन बोलते हैं इसको। पहले पैसा नहीं लेना, पहले सब कुछ जेब से लगाना है, लेकिन नौकरी लगने के बाद सीधा 50,000 या 1 लाख। क्योंकि कुछ लोग दौड़ में रह जाएंगे, तो उनको जो अपन ने खिलाया पिलाया है उसका कर्ज कहां से वसूलेंगे? जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे वसूलेंगे। कैसा दिमाग है? सही है ना? आगे चल के करने वाले हैं। चालू करें आगे। कॉम्प्लेक्स विटामिन देखिए कितने प्रकार का होता है। विटामिन B1, B2, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B। चल B1 को पढ़। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। याद रखना बेटा, कल विटामिन के पूरे नाम पूछूंगा। हाँ, मैं सच में बहुत पिटाई कर दूंगा, याद होना चाहिए। विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। कमी से रोग कौन सा? ये चावल की ऊपरी लेयर या अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। बच्चा पता है विटामिन में सब विटामिन पढ़ लेता है, ये विटामिन बी बहुत कठिन लगता है उनको। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिनिक अम्ल। नियासिनिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड। जिसे हम क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड। ठीक है। विटामिन B5 का नाम पेंटाथेलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? पेंटाथेलिक एसिड। विटामिन B6 का पायरिडॉक्स। बायोलॉजी तो ऐसा लगता है कि ये बायोलॉजी तो मेरे ब्लड में है। कहीं से भी कुछ भी पढ़ा लो, कहीं से भी उठ, आधी रात को 2 बजे उठ के तो पढ़ा दो। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटिन। विटामिन B9 का नाम फोलिक एसिड। क्या नाम है? फोलिक एसिड। विटामिन, बहुत बढ़िया, तुम्हारे भी ब्लड में बायोलॉजी है। सी, विटामिन B11 का नाम भी क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबाला। ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6, तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा होता है। कौन सा रोग होता है? पेला। ठीक है कि नहीं? विटामिन B1 का नाम, B2 का नाम, B3 का नाम, B7 का नाम, B7 का नाम, B6 का नाम, B5 का नाम, B2 का नाम, B1 का नाम, B12 का नाम, B9 का,
अब कौन सा विटामिन पढ़ेंगे? विटामिन सी। आज की इतिहास की क्लास बड़ी जबरदस्त रहेगी भैया, है ना, सुपर डुपर रहेगी एकदम बाबर। आज एंट्री किसकी होगी? पानीपत का युद्ध होगा आज, ध्यान रखना, भगना नहीं है घर। विटामिन सी, देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों। किसमें पाया जाता है? अच्छा, धोने पर, उबालने पर और छीलने पर क्या हो जाता है? नष्ट। नष्ट भी लिख देता हूं यहां, क्या हो जाता है? नष्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से रोग कौन सा? या पायरिया, या मसूड़ों से खून आना, ये सब एक ही बात है। ठीक है, चलिए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। काय के अवशोषण को? अब आयरन का अवशोषण का मतलब क्या है? विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा ना, तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। ध्यान रखना, विटामिन सी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर फॉल के लिए अच्छा है, चेहरे के लिए अच्छा है। क्या हो गया रोहन? कौन को? मुझे? हाँ हाँ, जाओ भाई जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरा स्पेशल आशीर्वाद है, कुछ नहीं। ओ गिर मत जाना नीचे भैया, आराम से। नहीं तो रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। आप साथ में मिलकर लगाते हैं, तुम गिर जाओगे। बैठ जाओ, अंदर आके जाओ। चलो, अवशोषण क्या करता है? अवशोषण आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। अगर आप विटामिन सी नहीं खाओगे, ध्यान से सुनो, लड़कियां जितनी भी हैं, लड़के तो कितने ही अच्छे लग जाएं, उनको जब तक नौकरी नहीं लगती या भविष्य नहीं बनता, जब तक तो उनका अच्छा लगना सबसे बड़ा श्रृंगार है एक पुरुष के जीवन में, उसकी गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ा, आज की डेट सबसे बड़ा श्रृंगार, से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। आप कितने ही गंदे देखो, कितने ही गंदे देखो, एकदम कितने ही गंदे देखो यार, ज्यादा से ज्यादा कितने गंदे, सोच लो कितने गंदे देखो। मेरे जैसा देखो, हाँ ठीक है, मेरे जैसे दिख जाओ तो भी आपकी शादी हो जाएगी, अगर आपके पास क्या है, समझ गए? चल, अब हाँ बेटा, चलो, तो आप आयरन खाएंगे ना, आयरन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं दुबला इसलिए हूं कि मैं, सबसे ज्यादा खाना दुबले लोग खाते हैं, सत्य है, 90%। ठीक है, सबसे ज्यादा दुबले लोग खाना खाते हैं। अब फिर वही बोलोगे सर आपके ऐसे कितने मित्र हैं? अरे हमारा एक मित्र है, इतना खाना खाता है भाई, 14 रोटी खाता है वो, और मैं कितना खाता हूं? 4। ये बेटा है हमारा छोटा सा भाई, 13-14 रोटी खाता है। देखो शरीर कैसा है उसका, हड्डियां पसलियां गिन लो उसकी पूरी। आप 16 खाता है, 16 रोटी बेटा 3 टाइम की होती है। टिफिन में बोलो, टिफिन में रोटी गिन ली थी गधा। तो आप कितना ही खाना खा लो, वो शरीर में विटामिन सी होगा ना तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं तो वो मल के रूप में परिवर्तित होगा, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला। आंवला बहुत अच्छा, मतलब इतने सारे औषधि गुण हैं इसमें, इसमें हजारों बीमारियों से आप बच जाओगे अगर आप आंवला खाओगे। प्रतिदिन खाओ एक आंवला, सीजन चलता है ना आंवले का, भी चल रहा है, खाओ जितना खा सको। लेकिन बुरा लगता है तुम लोगों को, लेकिन आप लोगों ने आंवला खाने के बाद पानी पिया है कभी? कैसा लगता है? मीठा? क्या मैं ला दिया करूं और तुम खा लिया करोगे? ठीक है, विटामिन सी के बाद विटामिन डी। मुंह में तो बहुत कुछ आता है बेटा बोलने के लिए, लेकिन बात यह है ना कि ये जो ऑनलाइन क्लास वाले भी देखते हैं ना वीडियो, हाँ, इसका फायदा तुमको। विटामिन डी का नाम है बेटा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अनिकेत, जो सबसे बुरी गाली जो तू जानता है, सबसे बुरी, वो तू अपने आप को दे ले भाई। कैल्सीफेरॉल। सुनिए, विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश। किसके प्रकाश में?
सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, उसमें पाया नहीं जाता। आपके शरीर में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अब उसमें भी अल्फा बीटा गामा अल्ट्रा वायलेट रे सब होता है, आगे चलेंगे जब हार्मोन पढ़ाऊंगा ना, सब बहुत शानदार पढ़ाऊंगा। तो आपके शरीर में जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो आपको विटामिन डी मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर दोपहरी में गर्मी के टाइम पे 12 बजे तुम चिखते हुए टीन पे जाकर बैठ जाओ। फफोले आ जाएंगे, घर वाले बोले कहते विटामिन डी। भावना जी एक दिन दिन भर धूप में ही बैठो और कहा हफ्ते भर का विटामिन डी ले लिया, ऐसा नहीं होता, रोज चाहिए होता है विटामिन डी। ठीक है, ठीक है, चलो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अरे आया ना। अब एक बात और सुनो, इसकी कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है, बताया नहीं तो सुन लेना। रिकेट्स, रिकेट्स, ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में होता है, ये वयस्कों में होता है, ये बच्चों में होता है। ठीक है, रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में। हाँ, विटामिन डी बहुत जरूरी है। पता है गर्भ अवस्था में जो महिला होती है ना, उसको डॉक्टर बोलता है कि आप धूप में जरूर बैठो। तो हर गर्भवती महिला के पास जानकारी होना चाहिए कि वो धूप में बैठे अगर वो प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि उसके बच्चे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अपने शरीर में हड्डियों के बनने की। हड्डियां बनी बच्चे के शरीर में तो अपने आप उसके शरीर में खून बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि हड्डियां बड़ी होंगी। अब कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं तो विटामिन डी नहीं मिल पाता ना उनको, विटामिन डी नहीं मिलेगा, हड्डियां विकसित नहीं होंगी ना बॉडी में बच्चे के। फिर जब वो बड़ा होगा तो उसकी हड्डियों में फिर खून ही नहीं बनेगा। भाई माँ के पेट में जब तक तो लीवर खून बना रहा है, लेकिन अब वो संसार में आया, उसकी हड्डियां विकसित होंगी तो उन हड्डियों में खून बनेगा, जिससे बच्चा, समझ रहे हो, पावर आएगा उसका, जो बहुत जरूरी होता है। तो लड़के लोग उसे ध्यान रखना आप लोग। हाँ ठीक है, आपकी जब शादी होगी और जब आप पिता बनोगे ना, तो आपकी श्रीवल्ली को धूप में जरूर बिठा देना। ठीक है, पुष्पा भाव। चले, विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के बाद विटामिन ई। आहा हा, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। कुछ लड़कियां अपने आप की खुद से ही इतनी तारीफ कर देती हैं, हाँ मैं सबसे बहुत अलग हूं, मैं दूसरे जैसी लड़की जैसी नहीं हूं। हर लड़की यही बोलती है कि मेरे को और लड़की जैसी मत समझना, मैं बहुत अलग हूं। और मुंह भले कैसा ही हो, अपने आप को ओह माय गॉड करती है ना, कुछ कुछ में रहता है ऐसा, अपने आप से खुद की बड़ाई कर देती है। ओ मैं गाना ही बन गया, मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं। तो वो फिर वो कोई पंडित थे देवकीनंदन को, तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में, सुंदर है तो क्या करे। देखो चलिए, ब्यूटी विटामिन, इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? सुंदरता का विटामिन। देखो बेटा, इससे ध्यान रखना, अगर कोई पुरुष है तो उसके शरीर में टेस्टिस तो होंगी, अगर कोई महिला है तो उसके शरीर में ओवरी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। टेस्टिस पुरुष के शरीर में स्पर्म का निर्माण करती है। एक बच्चा ने बोल के आया, पेपर में लगा के आया था, स्पर्म महिलाओं होते हैं और ओवम पुरुषों। मुझसे आगे बोलता ये पेपर एक नंबर गया, नया स्टूडेंट था, ज्यादा टाइम हुआ नहीं था उसको, ने ठोक दिया। बहुत मजा आता शुरू में जो बच्चे पेपर देने जाते ना, उनको मतलब थोड़ी रहता वो माइनस मार्किंग भी है। जो उन्होंने कहा देखो भाई लगाओ 100 में से 100 तो के, जब रिजल्ट आता है तो माइनस में आ रहे नंबर। बोलता स्पर्म महिलाओं में और ओवम पुरुषों में। तो मैंने कहा भाई फिर तो देखो पीरियड आने चाहिए, अगर ओवम महिलाओं में नहीं होता पुरुषों में होता है, फिर तो तुझे पीरियड आना चाहिए। तो वो मैंने कहा आते हैं कि नहीं भैया, अभी तक तो आ रहे। मैंने कहा शर्म कर ले भाई, मैंने कहा शर्म कर ले, क्या बोलो यार, उससे कुछ नहीं होता यार। देखो बायोलॉजी की क्लास है, आपको सोच रहे होंगे कैसी कैसी बातें, अरे ऐसी बातें होंगी ना कि आप बोलोगे भैया कहाँ पढ़ा रहे, आपके सिलेबस में है ना वो चीज। अभी पीरियड्स के बारे में भी खुल के चर्चा होगी जब प्रजनन तंत्र पढ़ोगे। आप इतना वो मत करो शर्मा, बायोलॉजी सब्जेक्ट ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। और किस चीज की शर्म यार, अपने शरीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें शर्म।
अगर मैं बोल दूं ये नाक है, ओ, अरे इसका भी एक गुण है, इसे म्यूकस कहते हैं। अब कुछ लोग अच्छी, तुम लोगों को नहीं आती क्या नाक? बचपन में बहुत चाटी होगी तुम लोगों ने। यार आती सबकी है, लेकिन दूसरे को देख के घृणा करना। यार शरीर है भगवान का दिया हुआ एक बेहतरीन, अपन बहुत अच्छे जीव हैं। अपन कितने खुशनसीब है कि अपने खुद के अंगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें ओक्षी ओक्षी, अरे काय का छी। सबको आता है, तुम्हारी भी नाक निकलती होगी, तुम्हारी निकलती होगी। आज तक ऐसा है किसी लड़के की नाक नहीं निकली हो? सबकी निकलती है, नीचे मुंडी करके। कई बार चाटी भी होगी लड़कियों ने, लेकिन यहाँ पे आके एक छी, मैंने नहीं चाटी। मुझे दूसरी लड़की बोलते ना, आप आपसे कभी बोले आपकी शादी होने के बाद आपकी, मुझे और लड़की जैसा मत समझना। तो मतलब क्यों, तू नाक चाटती है क्या? तूने नाक चाटी है क्या? चलो देखो, हाँ ब्यूटी बेटा, ये सुनो, ये पुरुषों में इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है। अब तुम बोलोगे सर क्या तो पढ़ा रहे नपुंसकता, और महिलाओं में बांझपन। किसी महिला को अगर बच्चे ना हो तो उसे बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझपन। ठीक है, महिलाओं को अगर बच्चे ना हो, गर्मी लग रही बेटा, ये बहुत परेशान है बच्ची बेचारी, बांझपन कहते हैं बच्चे ना हो। और पुरुषों में एक रोग होता है नपुंसकता। क्या होता है? ये विटामिन ई की कमी से होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत है तो मतलब उसमें कौन है? तूने बोला कि तू है, तूने बोला कि तू है, तूने बोला कि तू है, मतलब तुझमें ब्यूटी विटामिन ज्यादा है। और जिसमें ब्यूटी विटामिन ज्यादा रहता है वो महिला होती है, ध्यान रखना। अब भाई, अब देख तू जान और तेरे दोस्त लोग जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। देख मेले की, सुनो, देखो नपुंसकता या बांझ, ये ब्यूटी विटामिन अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, खाना चाहिए अंकुरित अनाज। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अंकुरित अनाज खाना चाहिए आप, अंकुरित अनाज भाई बहुत अच्छी चीज होती है। विटामिन सी है, अंकुरित अनाज। देखिए जैसे आप नहाने भी जाते हो तो आप कई प्रकार की क्रीम लगाते हो, जिससे कई बार क्या होता है ना, हम लोग पसीने के कारण यहाँ दाद हो जाती है, कई लोगों को हुई भी होगी, दाद हो जाती है, या पिंपल्स उठ जाते हैं, तो नीम साबुन लगा रहा है, ये साबुन लगा रहा है। अरे कुछ मत करो, आप नहाते तो हो जिस पानी से, उस पानी में, जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है, आप नीम की पत्तियां डाल दो गर्म होते समय, नहाओ बढ़िया एकदम। पूरे बैक्टीरिया जितने बॉडी में होते हैं ना, आपको दिखाई नहीं देते, आपको दिख रहा है देखो हाथ कितने अच्छे हैं, लाखों बैक्टीरिया होंगे यहाँ पे जो स्किन को खा रहे होंगे। नीम के पानी से नहा लो, एकदम क्लीन हो जाता है। कभी बहुत सारी चीजें, विटामिन सी खाओ, अंकुरित अनाज सबसे अच्छा भाई। सुबह नाश्ते में मैं तो कहता हूं, आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो आपको अंकुरित अनाज सुबह का बहुत तेज दिमाग काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। विटामिन ई तो पढ़ लिया, विटामिन ई पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? कौन सा? के। कौन सा विटामिन पढ़ना है? के। विटामिन के का नाम क्या है? फेलोक्विनोन। फेलोक्विनोन, फेलोक्विनोन। बेटा कल रिवीजन करके आना। आज आपने रिवीजन करके आ गए होंगे काय का? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, मैं पूछूंगा अभी। फेलोक्विनोन ये शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, रक्त का थक्का सहायता करता है, रक्त का थक्का जमाता नहीं है, सहायता करता है। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथाम्बिन। क्या कहते हैं? हमारे शरीर का जो प्रोटीन होता है ना, प्रोथाम्बिन, जब हमें चोट लग जाती है कहीं, चोट कई प्रकार की होती है, सबसे गहरी चोट वो होती है जो दिल पे लगी होती है। कहाँ लगी होती है? बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आपसे कुछ बोल देता है, लेकिन आप उस अवस्था में नहीं रहते हो कि उसको जवाब दे दो, तो कोई कुछ भी बोल दे आपसे और आप सक्षम नहीं है ना जवाब देने में, तो उस समय आपको बहुत ऐसा लगता होगा कि यार मैं
आपकी आत्मा आपको अंदर से ललकारती होगी, क्या मैं सुनता ही रहता हूं, सुनते, अरे रखो उसको, जवाब नहीं देना आपने को, जवाब देंगे और ऐसा देंगे कि उससे नस्लें भी याद रखें। तो कभी भी है ना, जब आप जवाब नहीं दे पाओ या आप कमजोर रूप से जवाब दे रहे हो तो रुक जाओ, वहां पे देंगे जवाब, उसको ध्यान में रखो, उसको लिख लो, हाथ काट लो, खून से लिख लो उसको, चलो तेरे को जवाब जरूर देंगे, और ऐसा जवाब दे दो कि उसकी नस्लें भी याद कर। ठीक है, चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है, उस समय पर मस्तिष्क संदेश भेजता है प्रोथाम्बिन को। प्रोथाम्बिन बोलता है हाँ सरकार, ये सरकार है आपके शरीर का, हमेशा बोल रहा हूं, ये दादा, ये क्या है, पूरा शरीर किसकी सुनता है, दादा की, ये दादा है। प्रोथाम्बिन बोलता है जी सरदार चोट लगी है, प्रोथाम्बिन जाएगा कैल्शियम को साथ में लेके, हाँ या ना, किस में बदल जाएगा, थ्राम्बिन, किस में बदल जाएगा, थ्राम्बिन किससे मिलेगा, फाइब्रोनोजन से, किससे मिलेगा, ये किस में बदल जाएगा, फिब्रिन में, किस में बदल जाएगा, और फिब्रिन से कौन मिलेंगी, आरबीसी, फलस्वरूप क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का। इस प्रकार से जाली बन जाती है, इसे हम कहते हैं रक्त का थक्का। आरबीसी आती है और इसमें फंस जाती है तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। ध्यान रखना, ब्लड जब निकलना बंद हो जाए तो आखिरी समय पर बिल्कुल जब पूरा ब्लड निकलना बंद हो जाए तो एक हल्की सी बूंद वहां आके जम जाती है उस जगह पे, छोटा मोटा हाथ कटा हो तो या कहीं चोट लगी हो तो उस बूंद में पानी, आप खून कम देखोगे, पानी ज्यादा देखोगे, और उसका रंग होता है हल्का पीला। ये क्वेश्चन आता है, इसे हम कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। ये सवाल ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चल, तो अगर विटामिन के प्रोथाम्बिन का निर्माण नहीं करेगा तो क्या रक्त का थक्का जम जाएगा, तो रक्त का थक्का जमाता नहीं है लेकिन जमाने में सहायता करता है, ये प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में विटामिन के किसका निर्माण करता है, प्रोथाम्बिन। भाई अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का जम ही नहीं सकता क्योंकि प्रोथाम्बिन ही नहीं होगा। तो इस स्थिति कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं, रक्त का थक्का ना जमना क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। और रक्त का थक्का जरूरत ना पड़ने पर भी जम जाए तो इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या कहते हैं, जरूरत ना पड़ने पर भी रक्त का थक्का जम रहा है, इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। आरबीसी का ना बनना, आरबीसी का ना बनना कहलाता है थैलेसीमिया। क्या तो पढ़ाता हूं यार मैं, क्या पढ़ाता हूं, देखो ना आप कैसी कैसी चीजें पढ़ाता हूं आपको। खुशनसीब हो, चेहरे में जाके चेहरा देखा करो, आईने में जाके ऐसा आईने में चेहरा देखा करो और बोला करो कितना खुशनसीब हूं, रोहित सर से पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आते हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, या पेपर देने जाओगे समझ में आएगा। मेरी याद आती है बच्चों को जब पेपर देते हैं, क्वेश्चन टकराते हैं, रोहित सर मिस यू। चलो देखो, विटामिन के बाद कौन सा विटामिन पढ़ना है, पी, विटामिन पी। हमारे शरीर में बहुत, इसका नाम सुन लो, हेस्पिरिडीन। हेस्पिरिडीन हमारे शरीर में मोटी नसें हैं, फिर आके जाके कैसे हो गई, पतली, फिर और पतली हो गई, फिर और पतली हो गई, फिर इतनी पतली हो गई कि पूछो ही मत, इतनी पतली हो गई और बहुत ज्यादा पतली हो गई। तो इतनी मोटी धमनियों से ब्लड बहकर आगे जाके पतली, जैसे हमारी आंखों में कितनी बारीक बारीक नसें हैं, देखो आप, इनमें भी ब्लड बहता है, ठीक है, इनमें भी ब्लड। तो उस ब्लड की स्पीड को कंट्रोल करता है विटामिन पी। नहीं होगा ना, नस फट जाएंगी भाई, हार्ट अटैक, क्या होगा, ठीक है। तो हेस्पिरिडीन बहुत जरूरी है, विटामिन पी। और आपसे पूछे स्रोत बता दो सर, अरे स्रोत वही दूध, अंडा, मांस, मछली। एक मात्र विटामिन जो दूध, अंडा, मांस, मछली में नहीं पाया जाता वो विटामिन है सी, विटामिन सी। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी, डी फॉर डॉग, विटामिन डी। तो ये क्या थे भाई, विटामिन। हाँ, अब हमें आगे देखना है खनिज। खनिज देख लें, क्या देखना है, खनिज। अग्रवाल पब्लिकेशन का फोन आ रहा है। खनिज देखो बेटा, खनिज में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम और आयरन, ये तो आयोडीन है, आयरन बहुत सारे होते हैं। मुख्यतः ये एक कैल्शियम, एक आयोडीन, मैग्नीशियम भी छोड़ दो, आयरन याद कर लो, ठीक है। ये 3 से सवाल बन सकता है। सुनो,
कैल्शियम आपके शरीर की हड्डियों को बनाता है, साथ में रक्त का थक्का भी जमाता है। तो कैल्शियम की कमी से हीमोफीलिया भी हो सकता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कैल्शियम की कमी से रैकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमालासिस हो सकता है, क्योंकि हड्डी नहीं बनेगी। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन आपके गले में एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन? ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो थायराइड ग्रंथि सूज जाएगी और रोग हो जाएगा घेंगा रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा। इसे ग्वाइटर भी कहते हैं। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालने में मदद कौन करता है? आयोडीन। कौन करता है? आयोडीन। ठीक है। अच्छा, एक होता है आयरन। एक क्या होता है? आयरन। आयरन, आयरन को हम क्या बोलते हैं? एफ। इसे हम क्या बोलते हैं? आयरन। देखो बेटा, आयरन क्या काम करता है आपकी बॉडी में? क्या हुआ? आयरन क्या काम करता है वो देखो जरा ध्यान से। आयरन को हम बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं? लोहा। ठीक है। लोहा जो होता है ना बेटा, देखो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसमें पाया जाता है एक यौगिक जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस चीज से? एक हीम और एक ग्लोबिन। ऑफलाइन पढ़ने का मजा अलग ही आता है। मजा आता है ना ऑफलाइन में? वीडियो देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्लास में बैठने में फील होता है कि पढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा मजा? चल, हीम ये जो है, ये इसे बनाता कौन है? आयरन। आयरन। अगर आप हीम या आयरन खाओगे तो हीमोग्लोबिन बनेगा, तो आरबीसी बनेगी, ब्लड बनेगा। ब्लड बनेगा तो आपके शरीर में खून पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अगर आप आयरन नहीं खाओगे तो हीम ही नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं तो आरबीसी नहीं, आरबीसी नहीं तो खत्म खेल, खून की कमी, रोग हो जाएगा एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? तो मेरे भाई जल्दी से बता दो, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कोशिका के बारे में। किसके बारे में? अरे हाँ या ना? तो देखो आपके शरीर में ये क्या है? कोशिका। क्या है बेटा? कोशिका के बीच वाले भाग को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक द्रव, आसान भाषा में समझो। केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या होती है? केंद्रक। ठीक है। अब इनको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है। ये कोशिका, कोशिका के बाहर भी एक झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है कि नहीं? अब कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव होता है। विशेष प्रकार का क्या होता है? द्रव। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। इस कोशिका द्रव में बहुत सारे अंग होते हैं। पहला अंग में पढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? इसको समझो। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन। किसने की थी? अल्टमैन। नाम किसने दिया? बेंडा। नाम किसने दिया? बेंडा। नाम किसने दिया? बेंडा। इससे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर। यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। 38 एटीपी बनते हैं, इसमें 2 खर्च हो जाते हैं, 36 बचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस से कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। इसके बगल में बहुत सारे छोटी छोटी थैली जैसी संरचना होती है, इसे कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम की खोज की थी डीडोबे ने। किसने खोज की थी? डीडोबे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डीडोबे। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसकी थैली कहते हैं? आत्महत्या। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल वेब, परमाणु बम, एटम बम, सब इसी को कहते हैं। सफाई कर्मी भी कहते हैं कोशिका का। ये अपनी ही कोशिका को मार देता है। अपनी कोशिका को मार देता है। कौन मार देता है? कौन मार देता है? क्या बेटा टोपी वाले भैया तू नया है क्या? क्या नाम है? मोहित चोरे। मन नहीं लग रहा? मन नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? किसी की याद व्याद तो नहीं आ रही? याद आ रही किसी की? आती तो होगी। कब आती है? रात में? सुबह? आती नहीं है?
मतलब तो धोखा दे रहा है सामने वाले को, धोखा दे रहा है। मतलब कोई है इसकी लाइफ में भाई, यही तो सुनना चाह रहे थे, बोल रहा मतलब कोई है। चलो देखो, आत्महत्या की इधर मन लगा ले बेटा, इधर मन लगाएगा ना तो उससे मन लगाने वाले हजारों मिलेंगे। देखो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की, मजा आ रहा है ना। सुसाइडल बैग या परमाणु बम, एटम बम, सफाई कर्मी, सब इसी कहते हैं। इसके अंदर एंजाइम होते हैं जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। बड़े दिल से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनकी पीएच वैल्यू होती है 4 से 5। क्या होती है, आत्महत्या की थैली। ये लार में भी पाया जाता है लाइसोसोम। ब्लड कैंसर के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। लाइसोसोम खत्म, भग। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, अंतःद्रव्य जालिका। कौन सी जालिका, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2। केंद्रक से जो दूर होती है वो होती है चिकनी, कौन आई, और केंद्रक के जो पास होती है वो होती है खुरदुरी। कौन होती है, क्योंकि इस पे प्रोटीन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, प्रोटीन। और इस पर क्या उपस्थित रहता है, वसा। तो इसे हम कहेंगे अंतःद्रव्यीय जालिका, अंतःद्रव्यीय जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी। 2 प्रकार की होती है अंतःद्रव्यीय जालिका, चिकनी और खुरदुरी। चिकनी पर वसा, खुरदुरी पर प्रोटीन। इस पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं, राइबोसोम। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। कैसे पढ़ेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम की, अच्छा, अंतःद्रव्यीय जालिका, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, पेलेट। कौन है, पेलेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, राइबोसोम। खोजकर्ता कौन है, कौन है, पेलेट। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यीय, गोल्जी का। अब क्या बचा, गोल्जी का। गोल्जी का क्या बचा बेटा, गोल्जी। गोल्जी का जो है, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी का की खोज की थी कैमिलो गोल्जी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। इसे यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यातायात प्रबंधक। किसे कहते हैं, गोल्जी का। और बताओ और क्या होता है, तारक का है सेंट्रोसोम टीओवेरी ने खोज की थी, कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये अभी कल ही पढ़ाया था मैंने। और रसधानी, रसधानी को क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, रसधानी। कोशिका में खाली पड़ी जगह को रसधानी कहते हैं। इसे कोशिका की जेब कहते हैं। ये खनिज पदार्थों को स्टोर करता है। इसमें पानी की कमी हो जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। हमारे शरीर में इतना पानी, बोलते हैं हमारे शरीर में 65% पानी है। तो अपन हाथ काटते हैं तो फिर पानी क्यों निकलता, खून क्यों निकलता है, क्योंकि जितना भी पानी है वो सब कहां भरा है, कोशिकाओं में, रसदानियों में भरा है। और बोलो, केंद्रिका और केंद्रक। चलो इसको पढ़ लेते हैं, केंद्रक। कोशिका के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, केंद्रक। इस केंद्रक के नीचे क्या होती है, केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने किया, फोंटाना। किसने किया, फोंटाना। ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करती है, हाँ या ना, राइबोसोम और आरएनए का निर्माण करती है। अब अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक में जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। इसमें उलझे हुए धागे होते हैं, रिश्तों के धागे, इन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। कोशिका विभाजन के समय ये छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, इस प्रकार से टूट जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज किसने किया, फ्लेमिंग। किसने किया, फ्लेमिंग। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मनुष्य के अंदर कितने होते हैं, 46, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने। इसमें जो डीएनए होता है, इसी में क्या उपस्थित होते हैं, जीन। डीएनए को कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ, और जीन को कहते हैं अनुवांशिकता की इकाई। अनुवांशिकता की इकाई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए जीन की आवश्यकता होती, ठीक है, पहचान बनाते हैं, अनुवांशिकता की इकाई। इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के बारे में ये हो गया, ये हो गया, जीन होगा, डीएनए होगा, ये होगा। अब क्या बचा, अब कोशिका विभाजन, जो मैंने कल ही पढ़ाया है, उसको जानने की आवश्यकता है नहीं, हाँ कि नहीं। तो अभी की क्लास यहाँ तक पूरा रिवीजन, यहाँ जहां तक पढ़ाया है रिवीजन करा दिया। विस्तार से पढ़ लेना, नोट्स आपके पास दे दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कल पढ़कर आना। इसको मैं पूछूंगा आने वाली जो मेरी क्लास है, आधा 1 घंटे बाद रीजनिंग के बाद, वो काय की रहेगी, हिस्ट्री, मजेदार रहेगी, ठीक है।
अपना ख्याल